अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग लिटरेरी थ्योरी कवर करने जा रहे हैं वो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में एक लिटरेरी थ्योरी पढ़ी थी विच इज़ स्ट्रक्चरलिज़म। तो स्ट्रक्चरलिज़म के रिएक्शन में जो थ्योरी आई थी वो थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म, और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म को ही डिकंस्ट्रक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे जो डिकंस्ट्रक्शन है उसका क्या मतलब है? डिकंस्ट्रक्शन में डी का मतलब ब्रेक कर देना, मीन्स तोड़ देना। तो टेक्स्ट से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, रीड करते हैं या फिर टेक्स्ट को रीराइट करते हैं। यानी टेक्स्ट की डीप रीडिंग की जाती है। किस पर्पज़ के लिए? इस पर्पज़ के लिए ताकि जो बात है वो हाईलाइट की जाए। टेक्स्ट के अंदर जो मीनिंग्स होते हैं वो कंट्राडिक्टरी होते हैं। तो आज हम लोग जो थ्योरी को इन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म। तो उसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि सिग्निफिकेशन हो गया, डिफरेंस हो गया, राइटिंग हो गया, ट्रांसडेंटल, सिग्निफाइड एक्सेट्रा, तो उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। फिर बाद में जो है वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म को इन डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे पास जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है सिग्निफिकेशन का। बेसिकली यहाँ बात की जाती है व्हाट लैंग्वेज डज। लैंग्वेज क्या करती है? लैंग्वेज एक एक्ट है, ऑनगोइंग प्रोसेस है मीनिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे सेश्योर का कॉन्सेप्ट आता है। हमने स्ट्रक्चरलिज्म में जो है वो सेश्योर को पढ़ा था इन डिटेल, तो अगर आपको भूल गया तो वो आप उसको जाके जो है वो दोबारा सुन सकते हैं। लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द सेश्योर जो लैंग्वेज है वो दो चीज़ों से मिलके बनती है, सिग्निफाइड और सिग्निफायर से। अब सिग्निफायर क्या था? साउंड, इमेज, कोई भी वर्ड। और जो सिग्निफाइड क्या होता है? कोई भी मेंटल कॉन्सेप्ट होता है। जो भी वर्ड हम लोग ने प्रोनाउंस किया है उससे जो हमारे माइंड में जो मेंटल कॉन्सेप्ट बना है उस वर्ड का, वो हमारे पास सिग्निफाइड होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो साइन है वो सिग्निफाइड और सिग्निफायर से मिलके बना होता है, और साइन क्या करता है? चीज़ों को सिग्निफाई करता है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है, मतलब कि लैंग्वेज जो होती है वो टेम्परेरी होती है। सिग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट में हमने साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है डिफरेंस। डिफरेंस जो है ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड है डेफर और एक वर्ड है डिफ़र। अब जो डेफर है उसका मतलब होता है टू डिले या टू पोस्टपोन, और डिफ़र का मतलब क्या होता है? नॉट सेम। अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या डेफिनेशन आती है कि जो मीनिंग होते हैं वो हमेशा सेम नहीं होते। मीनिंग जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। मीनिंग डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं? सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। और इस टर्म में ये भी कहा गया था कि जो साइन से जो हम लोग मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीनिंग लेते हैं, वो 100% गेन नहीं करते। वो 100% उसका मीनिंग जो होता है वो श्योर नहीं होता। क्यों? क्योंकि मीनिंग फिक्स ही नहीं होते, वो वेरी कर रहे होते हैं। हमने सिग्निफाइड में यही तो पढ़ा था कि जो मीनिंग होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, टाइम टू टाइम भी और पर्सन टू पर्सन भी। और जो इसका कॉन्सेप्ट था ये डिफरेंस वाला, वो किसने दिया था? जैकस डेरिडा ने दिया था। उसने कहा था लैंग्वेज नेवर होल्ड्स ऑन द मीनिंग, मीन्स लैंग्वेज जो है वो सेम नहीं होती, मीनिंग जो है वो कभी भी सेम नहीं होता। देन जो हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है राइटिंग। राइटिंग जो है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। जब हमने स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ा था तब हमने देखा था कि वहाँ स्पीच पे ज़्यादा एम्फसाइज था और राइटिंग को जो है वो सेकेंडरी लेवल पे रखा गया था। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में क्या हुआ कि राइटिंग पे ज़्यादा एम्फसाइज है। इवन डेरिडा ने भी ये कहा था कि राइटिंग सिर्फ उस पॉइंट तक लिमिटेड नहीं होती जो रिटन फॉर्म में हो या फिर जो हम लोग बोलते हैं। ये भी राइटिंग की एक टाइप होती है जब हम लोग सोचते हैं या फिर हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक बच्चा जो है वो कोई नया वर्ड सीखता है तो वो सबसे पहले उस वर्ड को लिखता है। कहाँ पे लिखता है? अपने माइंड में लिखता है, अपने ब्रेन में लिखता है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में मेन एम्फसाइज और जो प्राइमरी लेवल थी वो थी राइटिंग। देन जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो है ट्रांसीडेंटल सिग्निफाइड। ट्रांसीडेंटल का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड, मींस लैंग्वेज नेवर ट्रांसमिट मीनिंग परफेक्टली। यहाँ पे कोई भी जो ट्रुथ है वो एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि टाइम चेंज होता है, मीनिंग चेंज होता है। सो नथिंग इज़ फिक्स्ड। इवन के जो बुक्स की इंटरप्रिटेशंस भी होती हैं वो भी वेरी कर रही होती हैं। तो डरीडा क्या कहते हैं? डरीडा ये कहते हैं कि जिस टाइम पे
जिस डे पे जो सच की हैपनिंग होती है ना, उस ट्रुथ को ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड कहा जाता है। देन जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे पास है टेक्स्ट। टेक्स्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द डिकन्स्ट्रक्शनिस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह रोनाल्ड बार्ट्स, जो कि मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चरलिज्म में भी उनकी डिटेल थ्योरी बताई थी। रोनाल्ड बार्ट की एक बुक है डेथ ऑफ ऑथर, जिसमें उन्होंने जो है वो टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया, उस पर उसकी इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया था। तो अकॉर्डिंग टू द रोनाल्ड बार्ट्स, टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट जो है वो एक एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द रोनाल्ड बार्ट्स, जो रीडिंग और टेक्स्ट है और राइटिंग और टेक्स्ट है, इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम है। ये किसने कहा था? ये रोनाल्ड बार्ट्स ने कहा था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है वो यही है कि टेक्स्ट जो है वो सब कुछ है, इसके सिग्निफिकेंस होती है। हाँ, रीडर की भी इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उसने टेक्स्ट को डिकन्स्ट्रक्ट करना होता है, रीड करना होता है, रीराइट करना होता है। क्लियर? देन हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टर्म आती है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स जो है अकॉर्डिंग टू द डिकन्स्ट्रक्शनिस्ट, उनका कहना है कि डिस्कोर्स जो है वो लैंग्वेज एक्टिविटी है, और लैंग्वेज एक्टिविटी में स्पीच और राइटिंग दोनों इंक्लूड होती है। क्लियर? देन हमारे पास जो है वो आइडियोलॉजी नेक्स्ट टर्म है। जो आइडियोलॉजी है वो कल्चर के रिलेटेड होती है, और इनको जो है वो डिस्कोर्स से बनाया जाता है। मतलब कि जिसके पास डिस्कोर्स होगी, स्पीच और राइटिंग एक साथ होगी, वो अपने डिस्कोर्स को यूज़ करेगा, और इस डिस्कोर्स को यूज़ करते हुए वो आइडियोलॉजी को क्रिएट कर सकता है। देन हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है रिजोम। रिजोम बेसिकली एक प्लांट होता है, एक ऐसा प्लांट जिसकी जो रूट्स होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती, जहाँ जहाँ चाहे उसका दिल करता है वो उग जाता है। किसी भी मतलब कि उसका जो एक पॉइंट है या प्लेस है वो फिक्स्ड नहीं होता। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो थिंकर्स आते हैं, एक है डेल्यूडा और दूसरे हैं गुटारी। दोनों ने मिलकर काम किया था रिजोम पे। उन्होंने कहा था कि जो रिजोम है वो एक बेस्ट और बेटर मेटाफर है फॉर थॉट्स और डिस्कोर्स का। ठीक है, मतलब कि थॉट्स और जो डिस्कोर्स होते हैं वो रिजोम की तरह ही होते हैं, जिनकी रूट्स जो होती हैं वो फिक्स्ड नहीं होती, ना ही उनकी जो प्रॉपर एंट्री होती है और ना ही उनका प्रॉपर एस्केप होता है। ये कहा था उन दो थिंकर्स ने रिजोम के बारे में। देन जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है वो है मेटाफिज़िक्स ऑफ एब्सेंस। इट मीन्स जो बुक में मौजूद होता है उसका मीनिंग जो होता है वो हम लोग एज इट इज़ नहीं ले सकते। मीन्स के हमने ये पढ़ा था कि हर टेक्स्ट की जो है वो वेरिएशंस होती हैं, उनकी जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं वो वेरी कर रही होती हैं। तो इसीलिए जो टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है वो हम लोग एज इट इज़ नहीं लेते। क्यों? क्योंकि मीनिंग जो है वो चेंज होता है। बिकॉज व्हाट इज़ एब्सेंट, जो भी एब्सेंट होता है टेक्स्ट में उसको आपने बाहर लेके आना होता है। किस तरह से बाहर लेके आना होता है? बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिकन्स्ट्रक्शन। देन हमारे पास एक और टर्म आती है वो है एपोरिया। एपोरिया का मतलब होता है पज़ल या डाउट में होना। हमारी समझ में नहीं आ रहा होता कि हमने इस सिचुएशन में क्या करना है। हम बहुत डाउटफुल होते हैं कि हम लोग ने ये जो चीज़ करनी है वो क्यों करनी है। जिस तरह शेक्सपियर की एक बुक है हैमलेट, तो उसमें जो करेक्टर है वो ये कहता है कि शुड आई डू और नॉट। तो इसमें वो भी कंफ्यूज होता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जिस सिचुएशन में हम लोग कंफर्म नहीं होते, डाउटफुल होते हैं, वो हमारे पास कंडीशन क्या कहलाती है? अपोरिया। और ये अपोरिया का कॉन्सेप्ट भी जैकस डेरिडा ने दिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जितनी भी मैंने टर्म समझाई हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम जो है बात करते हैं पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ओरिजिन की। तो कहानी जो है वो शुरू कहाँ से होती है? वो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 1966 से। अक्टूबर 1966 को कुछ थिंकर्स, कुछ क्रिटिक्स जो थे वो इकट्ठे हुए, और वो प्लेस कौन सी थी? वो थी जॉन हॉपकिंस कम्युनिटी सेंटर। अब जितने भी थिंकर्स थे वहाँ पे इकट्ठे हुए, उनकी यहाँ पे जो है वो एक सिम्पोरियम था, मतलब कि कॉन्फ्रेंस थी। उस कॉन्फ्रेंस में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कशन हुई। अब उस पर्टिकुलर टॉपिक को तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस सिम्पोजियम का नाम क्या था। इस सिम्पोजियम का नाम था द लैंग्वेजेस ऑफ क्रिटिसिज्म एंड साइंसेस ऑफ मैन। तो यहाँ पे जो है इस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग इकट्ठे हुए, जिनमें कुछ स्कॉलर्स थे, कुछ क्रिटिक्स थे, कुछ क्लासिक्स के थे, कुछ लिटरेचर के थे, कुछ लिंग्विस्टिक के थे, तो एक्सेट्रा।
तो सबका जो हॉट टॉपिक था वो क्या था, वो था स्ट्रक्चरलिज़म। हर कोई जो है वो स्ट्रक्चरलिज़म की बात कर रहा था कि इसका मतलब क्या है, ये कहाँ जा रहा है, इसमें जो कौन से मेथड्स हैं वो बेस्ट रहेंगे। किसके लिए बेस्ट रहेंगे? ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के लिए। ठीक है, तो ये प्लेस थी जहाँ से कहानी शुरू होती है और यहाँ पे डिस्कशन हुई थी स्ट्रक्चरलिज़म पे। आपको याद होगा कि स्ट्रक्चरलिज़म क्या है। अगर आपको नहीं याद तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसमें जाइए और उसको जो है वो वहाँ जाके जो है वो लेक्चर को अटेंड करें, ताकि आपको जो है अपने पॉइंट्स क्लियर हो सकें स्ट्रक्चरलिज़म में। क्योंकि स्ट्रक्चरलिज़म की अगर आपको समझ है तो फिर आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म की समझ आएगी। आगे मूव करते हैं। अब कॉन्फ्रेंस में जो है वो एक फ़िलोसोफ़र उठा जिसका नाम था जैकस डेरिडा था। उसने अपना एक पेपर दिया जिसका नाम था स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ साइंसेस, जो कि निगेट कर रहा था किसके आइडियाज़ को, सेश्योर के आइडियाज़ को, जो स्ट्रक्चरलिज़म के कॉन्सेप्ट पे चल रहा था। वो फर्दर जो है वो प्रोसीड नहीं किया गया और यहाँ से कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और नई मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई, विच इज़ स्ट्रक्चरलिज़म। तो ये मेन ओरिजिन था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म का। आगे जो है अगर हम लोग बात करें लिटरेचर की कि लिटरेचर का क्या रोल है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म में, तो इसका कोई इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है वो है टेक्स्ट का, क्योंकि टेक्स्ट को अगर हम लोग डिकन्स्ट्रक्ट करते हैं, रीड करते हैं, तब भी जो है हम लोग उसके अंदर से मीनिंग्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मीनिंग जो है वो हर चीज़ का, हर टेक्स्ट का वो फिक्स्ड नहीं होता। देन ऑथर जो है वो इस पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म में ये भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता। जिस ऑथर क्या होता है, जो टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें मेनली जो है वो टेक्स्ट पे बात हुई है, ऑथर से हमारा जो है वो लेना देना इतना नहीं होता पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म में। देन हमारे पास रीडर आता है। रीडर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। क्यों रोल प्ले कर रहा होता है? क्योंकि उसने जो है वो टेक्स्ट को डिकन्स्ट्रक्ट करना होता है, उसको रीराइट करना होता है। इसलिए जो है हमारे पास पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म में टेक्स्ट और रीडर ये दोनों रोल प्ले कर रहे होते हैं इम्पोर्टेंट। तो ये था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज़म, जिसमें मैंने आपको हर तरह की जो टर्म है वो क्लियर की है और इसके अलावा जो इसका ओरिजिन था, इसके जो इम्पोर्टेंट फ़िगर्स थी, मेन जो इम्पोर्टेंट फ़िगर है वो इसमें जैकस डेरिडा का ही है। और इसके अलावा जो सेश्योर का कॉन्सेप्ट था सिग्निफिकेशन वाला, वो भी आपको मैंने दोबारा क्लियर किया है। तो होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको क्यूरी है इस बारे में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।